हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है लाउड टीवी के इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो विषय भारत की अर्थव्यवस्था के साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड है। अभी सितंबर महीने से पहले, कुछ हफ्ते पहले अगस्त के अंदर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की काफी बातचीत चल रही थी और कैसे सरकार 6 लाख करोड़ एकत्र करेगी 4 सालों में। जब ये योजना फैनफेयर के साथ पेश की गई तो उस पर काफी हलचल मची, काफी डिस्कशंस हुए। लेकिन ये एक ऐसी योजना है जिसके ऊपर तब भी चर्चा हुई थी, अब भी होगी और आने वाले महीनों में और वर्षों में भी चर्चा होगी कि इतना बड़ा एम्बिशियस प्लान जो भारत सरकार ने पेश किया है, जिसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। 6 लाख करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता है। इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ दो विद्वान मौजूद हैं। दोनों अर्थशास्त्री हैं, जाना माना नाम है हिंदुस्तान का, तारुफ की आवश्यकता नहीं है। प्रोफेसर अरुण कुमार जी, स्वागत है सर आपका। हमारे दूसरे मेहमान हैं श्री नयन पारिक, वो भी अर्थशास्त्री हैं, स्ट्रेटजिस्ट हैं, मैनेजमेंट गुरु हैं और इन चीजों के ऊपर इन दोनों गुरुओं की गहन और सूक्ष्म पकड़ है। सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा प्रोफेसर अरुण कुमार जी आपसे। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, 6 लाख करोड़ का मोनेटाइजेशन, इसके पीछे सोच क्या थी आखिर? क्या सोच के इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया? और उसके अंदर बहुत सारे लूज पॉइंट है, उससे बाद में आएंगे, लेकिन किस सोच ने काम किया है इस बड़े प्रोजेक्ट के पीछे, प्रोफेसर साहब? देखिए, जब से पैंडेमिक आया है तब से सरकार के पास रिसोर्सेज की कमी रही है और सरकार रिसोर्सेज उठाना चाह रही है। तो ये कहा जा रहा है कि हम अपने प्रोजेक्ट्स को बेचेंगे नहीं, क्योंकि उसमें ये होता है कि अपनी फैमिली सिल्वर बेच दी, तो बेचने नहीं करने के लिए हम इसको मोनेटाइज करेंगे। यानी कि जैसे कोई एसेट है, अगर उस पर आपको हर साल 10 रुपया मिलता है और 10% रिटर्न है, तो आप उसको कहेंगे 100 रुपये में उसको प्रेजेंट वैल्यू है, तो 100 रुपये में कोई आपसे ले लेगा और जो 10 रुपये का रिटर्न है वो आता रहेगा। तो मोनेटाइजेशन ऑफ द एसेट्स का मतलब है एक तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि एसेट की ओनरशिप तो सरकार के पास रहेगी। वो कह रहे हैं कि हम बेच तो रहे नहीं है, लेकिन जो उससे जो इनकम आएगी वो प्राइवेट सेक्टर वाला लेगा और उसके एवज में वो एक पेमेंट कर देगा। तो ये सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा है, क्योंकि अभी सरकार की जो नीतियां हैं सारी सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स पे चल रही हैं। आइडिया ये है कि जो बिजनेस है उसको अगर हम प्रॉफिट दिलवाएंगे, उसका फायदा करवाएंगे, तो वो इन्वेस्ट करेगा और इन्वेस्ट करेगा तो फिर ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट होगा। और यही है कि जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा गिर गई थी और आपका जो एम्प्लॉयमेंट था वो भी बहुत गिर गया था। तो इसलिए सरकार की सोच ये है कि सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स से अर्थव्यवस्था में फायदा होगा। लेकिन देखना यह है कि इस समय सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स काम करेगी या डिमांड साइड, क्योंकि डिमांड की कमी होते हुए ही आपके जो डिमांड कम है तो इन्वेस्टमेंट कम है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है। तो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स तभी काम करती है जब डिमांड पर्याप्त हो। तो ये देखना है आगे आने वाले समय में, जैसे आपने कहा कि ये कितना सक्सेसफुल होता है, क्योंकि अगर डिमांड नहीं होगी तो फिर जो लोग इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर इस समय जो अर्थव्यवस्था कमजोर है, इस समय रिटर्न कम आएगा, तो रिटर्न जब कम आएगा तो आप औने पौने दाम पे उसको बेच देंगे, क्योंकि जब रिटर्न है जब वो कम होगा तो फिर जब नेचुरली उसका वैल्यूएशन भी कम हो जाएगा। अब जैसे देखा गया था कि बाल्को का जब डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था तो पहले उसका कई साल तक उसका जो रिटर्न कम कर दिया। जब उसका रिटर्न 500 करोड़ रह गया तो उसके 5,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे उसको बेच दिया गया। तो आपने 30-40 लाख करोड़ की संपत्ति 5,000 करोड़ में बेच दी। तो बिजनेसमैन इसको इसलिए उठाएंगे क्योंकि उनको बहुत सस्ते दाम पे काफी एसेट्स मिल जाएंगे। तो ये मेरा मानना है कि इस समय बैंकों के पास लिक्विडिटी भी बहुत है, तो वो 4 लाख करोड़ की जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है बैंकों के पास वो भी उपलब्ध हो जाएगी इनको। तो यहाँ पे क्रोनी कैपिटलिज्म होने का बहुत खतरा है कि क्रोनी कैपिटलिज्म होगा कि जो आपके फेवर्ड बिजनेसमैन हैं उनको आप बेचेंगे और वहाँ पे वैल्यूएशन कम रहेगा तो वो खरीद भी लेंगे। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी काफ़ी बना है इधर पिछले एक साल में, तो इस समय उनके पास पैसा भी होगा। तो मेरा मानना है ये प्रोग्राम इसलिए चलेगा क्योंकि आप बहुत सस्ते दामों पे आप इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक तरह से कर देंगे और वो फिर जो लोग जो क्रोनी बिजनेसमैन है वो उसको उठा लेंगे। बिल्कुल सही कहा प्रोफेसर साहब आपने। लेकिन ये सरकार जो
भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनी को नहीं बेच पा रही है, जो हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है, उनको अंदर ये सोच कैसे आती है कि वो खास तौर से कई चीजें ऐसी हैं जिनको मोनेटाइज कर पाएंगे। अब मैं भी हैरान हुआ, स्टेडियम्स। अब स्टेडियम्स एक ऐसी चीज है जिनको मोनेटाइज करना बहुत मुश्किल है। कुछ आइटम्स जिनका मोनेटाइजेशन तो हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बड़े कंटेजियस इश्यूज हैं। समझ में नहीं आता कि सरकार उसको किस ढंग से कर पाएगी। उसके पीछे क्या सोच थी इनकी? देखिए, ऐसा है कि सब तरह के एसेट्स होते हैं। अगर आप कोई एसेट को एक्वायर करना है तो आप देखेंगे कि उस पर रिटर्न क्या मिल रहा है। तो जैसे आपने स्टेडियम का जिक्र किया, तो स्टेडियम को भी एक तरह से चलाया जा सकता है जिसपे आपको एक रिटर्न मिल सकता है। तो वो वैल्यूएशन उसी अनुसार होगा। अगर आपको लगता है स्टेडियम ज़्यादा नहीं चल पाएगा तो उसका वैल्यूएशन कम होगा। अगर जो रेलवे ट्रैक है उसका वैल्यूएशन अगर आपको करना है तो उसमें देखना पड़ेगा आप कितनी ट्रेनें चला सकते हैं। रेलवे स्टेशन है तो वहाँ पे उसका पोटेंशियल क्या है, वो जब प्राइवेट सेक्टर वाला लेगा वो देखेगा कि इसका पोटेंशियल कितना है, कितना रेवेन्यू आ सकता है। तो जितना रेवेन्यू आएगा उसी के अनुसार उसका जो वैल्यू आंकी जाएगी और उसी अनुसार उसका जो वो मोनेटाइजेशन होगा। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि इस समय बहुत कम दाम में काफ़ी चीज़ें आपकी इस समय जो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दी जा सकती हैं। जी, आपने सही कहा, और इसको सरकार ने नाम दिया है अनलॉकिंग वैल्यू। नयन भाई, मैं आपके पास आता हूँ और प्रोफेसर साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये टर्म्स अनलॉकिंग वैल्यू बड़ी सुंदर लगती है देखने में, लेकिन जमीनी हकीकत हिंदुस्तान के अंदर ये है कि सरकारें जो उनके पास अपने यूनिट्स हैं, ना वो बेच पाती हैं ना चला पाती हैं, और ये इतिहास रहा है। अब ये शब्दावली की यहाँ अनलॉकिंग वैल्यू कि सरकार कैसे सोच रही है कि ये इतने सारे एसेट्स को 4 साल के अंदर मोनेटाइज कर पाएगी, इसके पीछे क्या सोच है नैन भाई? जो सरकार की सोच है, जो हम लोगों को देखने में आ रही है, वो ये है कि जो टोटल उनका 6 लाख करोड़ का टारगेट है मोनेटाइजेशन के द्वारा पैसे इकट्ठे करने का, उसमें 2/3 देखिए 67% 3 सेक्टर से आने वाला है। सड़कों से 27% आएगा, रेल से 25% आएगा और पावर सेक्टर से 15% आएगा। अब उन्होंने कुछ एक शुरुआत कर दी है, जैसे हर साल कोई 1.5 लाख करोड़ रुपया आपको लाना पड़ेगा यदि आपको 6 लाख करोड़ 4 साल में करना है तो उन्होंने जो है वो सड़कों में कहीं आई थिंक अबाउट 1700 करोड़ का काम किया हुआ है अब तक। पावर में थोड़ा सा ज्यादा काम किया है मेरे ख्याल से, पावर ग्रिड का जो और मेरे ख्याल से अब गेल की भी बात हो रही है कि ये दोनों पाइपलाइन में उनको कहीं ये पाइपलाइन आगे रेंट पे देने की बात है। तो जैसे पावर ट्रांसमिशन पे मैं ऐड कर देता हूं, पावर ट्रांसमिशन 45,200 करोड़ के हैं और पावर जनरेशन 39,000 करोड़ के आसपास है, जिसको मोनेटाइज करने की बात हो रही है। टोटल करीब 6 लाख में से 15% इससे आने वाला है। तो कहीं समझ लीजिए 90,000 करोड़ पावर सेक्टर से आने वाला है अब, और उसकी दोनों की एटलीस्ट थोड़ी सी शुरुआत हुई है रोड में और पावर में। अब जो लेसन सीखने हैं उसमें, तो उसमें प्रोफेसर अरुण कुमार जी ने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए आप कम दामों में मत बेच देना, वक्त खराब है, पर फैमिली का गोल्ड जो है, सिल्वर है, वो कम दामों में ना बेचे। तो मैं समझ रहा हूँ कि इसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस करने की जरूरत है। हम लोगों को बोलना है कि यदि पिछले 5 साल में जो भी रेवेन्यू मिली है और अगले 10 साल में जो अपेक्षित रेवेन्यू है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू से यदि 1 रुपया भी कम हो तो आप नहीं बेच सकते। तो एक जो लिटमस टेस्ट हमको ये रखना है कि जो उसकी फ्यूचर एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे आपको कहीं 10% ज्यादा पैसे न मिले तो आप नहीं बेच सकते। अब ये आप किस तरीके से इसका प्रावधान करें, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करें, वो देखने वाली बात है। पर सरकार के पास देखिए 3 ऑप्शन थे। एक तो ये कि वो प्राइवेटाइज कर देती, मतलब कि जैसे मारुति उद्योग का हुआ कि मारुति उद्योग का मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों प्राइवेट सेक्टर के पास चला गया। अब पॉलिटिकली करेक्ट चीज बताने के लिए वो उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि कोई चीज पूरी बेच दे, क्योंकि फिर तो वो फैमिली सिल्वर बेचने की बात आ जाएगी। दूसरा, यदि आप डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं तो जैसे हर एक जो हमारे पीएसयू है, स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनीज के तौर पे बीएसई में लिस्टेड है, उनकी आप देखिए तो पिछले 10 साल में वैल्यूएशन में इतना इजाफा नहीं हुआ है जितना कि बीएसई इंडेक्स का हुआ है या मारुति उद्योग जैसे इंडस्ट्रीज का हुआ है।
तो आप समझिए कि जब आप 5-10% अपने शेयर्स बाहर देते हैं और डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा यदि पैसे इकट्ठे करते हैं तो उसमें कोई एफिशिएंसी या प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव आप नहीं कर पाते हैं। यदि प्राइवेटाइजेशन पूरा करने की कोशिश करते हैं तो एयर इंडिया जैसे अनुभव हमारे सामने है कि वो कोशिश करने के बावजूद हम लोग नहीं कर पाते। तो इन्होंने ये कहा कि भाई कुछ एक असेट्स जो है ऑपरेशनल वो कुछ एक पीरियड के लिए हम लोग लीज पे दे और उसके लीज रेंटल का जो प्रेजेंट वैल्यू से यदि कोई आपको एकदम से पैसा दे देता है तो वो आपको काम लगेगा। और जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा पैसे की जरूरत थी, सरकार को इकोनॉमी का स्लो डाउन दिख रहा है, सामने इसका जो पैसा है वो जो आपकी एनआईपी है, एक और पाइपलाइन जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, उसके लिए एनएमपी से पैसे लेके एनआईपी तक ले जाने की एक जो पाइपलाइन है वो एक क्रिएट हुई है कि इससे जो पैसे आएंगे वो एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में आएगी। और दूसरा यह है कि जो ऐसे पैसे हैं जो कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए नहीं आते, जैसे रिटायरमेंट फंड्स हो, पेंशन फंड हो, बाकी के पैसे कोई सड़क के प्रोजेक्ट में इसलिए नहीं डालेगा क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, लैंड एक्विजिशन बाकी का इशू है। पर यदि कोई सड़क ऐसी है जो चल रही है, टोल उसमें कलेक्ट हो रहा है, बाकी की सब अनसर्टेनिटी खत्म हो गई है और ये यदि 10-15 साल के लिए अवेलेबल है तो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग इसमें अवेलेबल होता है। तो ये सब करके मेरे ख्याल से एक सरकार ने ये कोशिश की है। अब जो आपने कहा और प्रोफेसर साहब ने कहा वो कंसर्न्स हम लोगों को इसमें इनकॉर्पोरेट करने हैं, तभी ये जाके सक्सेस होगा। और तभी सक्सेस ऐसे तरीके से होगा जो क्रोनिक कैपिटलिज्म ना हो, जो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए अच्छा ना हो पर उसके द्वारा प्राइस रेगुलेशन भी हो। देखिए सरकार ने जैसे प्राइवेट सेक्टर को दे दिया और उसने अपना टोल बढ़ा दिया तो कैसे चलेगा, या आपने पावर ट्रांसमिशन लाइन ला दी और उसके कारण पावर के रेट बढ़ गए आपके और मेरे बिल के, तो नहीं चलेगा। तो इसको प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर करने में सरकार को तलवार पे चलना है और बहुत चीजों का ध्यान रखना है, तब जाके ये सफल हो सकता है। पर मैं समझ रहा हूं कि प्राइवेटाइजेशन न करने के बाद और डिसइन्वेस्टमेंट इनएफिशिएंट होने के बाद ये एक मोनेटाइजेशन का कहीं उपाय सरकार ने सोच के वो मंशा से ये काम किया है। प्रोफेसर साहब के पास मैं आता हूं एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेके। मोनेटाइजेशन के बाद जब एसेट्स को आप हैंड ओवर कर देंगे तो उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बना रहेगा, इस बात की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। जैसे कि पावर ट्रांसमिशन के अंदर की कंडीशंस आ जाएंगी, कृषि क्षेत्र में इस रेट पे देना है या इंडस्ट्री में इस रेट पे देना है या रेसिडेंशियल को इस रेट पे देना है या किसी को फ्री देना है। तो क्या इस किस्म की कंडीशनैलिटी, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे, बाकी क्षेत्रों में भी वो आ सकता है? जैसे एविएशन में आजकल आपने कैप लगाई हुई है कि फेयर इससे ऊपर नहीं जा सकता, इससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। क्या ऐसी बंदिशें जब आएंगी तो क्या उसको इंडस्ट्री, प्रोफेसर साहब, पसंद करेगी क्या? आपने सही कहा कि जो पब्लिक सेक्टर का एक रोल था वो एक सोशल रोल भी था। बहुत सारे सोशल ऑब्लिगेशंस पब्लिक सेक्टर के ऊपर थे, जैसे कि आइडियल एम्प्लॉयर, वेज रेट ठीक देना, क्रॉस सब्सिडी देना। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो फिर ये नहीं आप कर पाएंगे मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स। तो जैसे कि नयन जी ने सही कहा कि आपको एक रेगुलेटर की जरूरत पड़ेगी हर क्षेत्र में, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो आपके जो पावर सेक्टर हो, चाहे कोई भी हो, कि आप क्या टैरिफ चार्ज करेंगे, क्योंकि नहीं तो मनमाना टैरिफ चार्ज किया जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो जब सोशल ऑब्लिगेशन फॉलो नहीं करेगा तो प्रॉफिट तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो जो पब्लिक सेक्टर है उसका प्रॉफिट कम इसी नहीं रहता है क्योंकि जो सोशल ऑब्लिगेशन होते हैं अब वो फॉलो तो करेंगे नहीं, तो वन वे और दी अदर वो नहीं करेंगे। तो इसलिए आपके ये मोनेटाइजेशन के पहले, जैसे नयन जी ने कहा, आपको रेगुलेटर हर क्षेत्र में चाहिए, लेकिन रेगुलेटर भी करप्शन के दायरे में आ जाते हैं कि मतलब आपका पावर का टैरिफ कितना हो, आपका जो रेलवे स्टेशन पे कितना जो चार्ज हो, सर्विस चार्ज हो, प्लेटफॉर्म टिकट हो, आप प्राइवेट ट्रेन चलाएंगे। अच्छा, प्राइवेट ट्रेन तो हमने चलाने की कोशिश की थी पर प्राइवेट ट्रेन चल नहीं पाई थी, तो अब कैसे हम 100 पैसेंजर ट्रेन को प्राइवेट सेक्टर में चला लेंगे? तो ये भी सोचने की बात है कि ये बहुत सारी अड़चने तो आएंगी। लेकिन मेरा मानना है कि जो सरकार की एक नियत है कि इस समय एसेट्स को प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर दें, तो जो आप कह रहे हैं जो ऑब्लिगेशंस हैं वो ऑब्लिगेशंस मेरा मानना है कि वो शायद नहीं लगाएंगे, और इसलिए वो जो प्राइवेट सेक्टर वाला है उसको लगेगा कि भाई हम किसी तरह से अपना ये मैनेज कर लेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वो प्राइवेट सेक्टर ये एसेट्स को काफ़ी सस्ते दाम पे अपना ले लेगा। अब रही बात कि क्या इससे हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जैसे नयन जी ने कहा
कि ये तो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, यानी बने बनाए प्रोजेक्ट है, इसमें आपको लैंड नहीं एक्वायर करना है, आपको जो कोई परमिशन नहीं लेनी है, तो तैयार है, बैठा हुआ है, तो आप उसको ले लेंगे। पर उससे क्या हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा? क्योंकि जैसे नयन जी ने कहा कि जो पैसा यहाँ से मिलेगा वो फिर जो इन्वेस्टमेंट का 1.1 लाख करोड़ रुपए का जो हमारा जो टारगेट है, क्या उस पर फुलफिल होगा? तो आप ये देखिए, सरकार का अगर 100 रुपए का एसेट है, वो बेच के 100 रुपए लेती है और उससे फिर इन्वेस्ट करती है, तो जीरो इन्वेस्टमेंट हुआ, क्योंकि उसने एक तरफ से 100 रुपए डिसइन्वेस्ट किया, दूसरी तरफ से 100 रुपए इन्वेस्ट कर दिया। और जो प्राइवेट सेक्टर है वो कहीं से पैसा निकाल के यहाँ इन्वेस्ट करेगा, तो जहां वो इन्वेस्ट करने वाला था तो करेगा नहीं, तो नेट नेट में इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा। तो अगर नेट नेट में इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा, तो जैसे कहा जा रहा है कि ग्रोथ ज्यादा तेज हो जाएगी, तो ग्रोथ भी तेज नहीं होगी अगर ऐसे नेट नेट में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट कट होगा, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर को टेक ओवर करेगा तो उतने लोगों को नहीं रखेगा। जैसे आपने कहा कि पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज से तो कोई कंसल्टेशन हुआ नहीं, तो यहाँ पे मुझे लगता है कंडीशन यही रहेगी कि जो वो अपने जब ले लेंगे उसके बाद एम्प्लॉयमेंट घटा देंगे। जैसे आप देखिए BSNL में कितना एम्प्लॉयमेंट घट गया है, अब वहां पे प्राइवेटाइजेशन वगैरह हो गया है, बाकी और क्षेत्रों में। तो फिर रिजर्वेशन की पॉलिसी जो है, वो एक हमारा जो सोशल ऑब्लिगेशन था पब्लिक सेक्टर का, वो भी जो फिर लागू नहीं होगा। तो जैसे आपने कहा कि ये सारी कंडीशंस जो हैं, वो कंडीशन मेरा मानना है कि सरकार नहीं समय लगाएगी, वो उसको क्लीन मतलब दे देगी। और जैसे कि PPP मोड में हुआ था कि पब्लिक सेक्टर ने रिस्क लिया और प्राइवेट सेक्टर ने प्रॉफिट कमाया, तो इसीलिए PPP मोड भी नहीं ठीक से काम कर पाया, जो हम 2005 से PPP मोड के बारे में बात कर रहे थे। तो PPP मोड का समस्या ये है। तीसरी बात ये कि हाई कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है ये, जहां हाई कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो गरीब देश में उसमें प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो जाता है, और इसलिए फिर NPA आ जाते हैं। जैसे हमारे रोड पे सेक्टर में, पावर सेक्टर में NPA आ गए थे। तो ये भी एक समस्या रहेगी कि क्या जो मतलब जो बैंकों से 4 लाख करोड़ रुपए है वहां से उधार लेके इसमें डालेंगे या कहीं और से निकालेंगे, तो क्या वहां पे NPA होने की समस्या हो सकती है? प्रोफेसर साहब, इसी में एक चीज जोड़ना चाहूंगा, आपने एम्प्लॉयज की बात की है। अब ये PSUs के अंदर जितनी भी अंडरटेकिंग्स हैं, लाखों एम्प्लॉयज काम करते हैं वहां पे, आपने रिजर्वेशन की बात भी की। लेकिन शायद एक सर्टेन पीरियड के बाद, कभी 1 साल या 2 साल के बाद, उन एम्प्लॉयज को रखने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, जब वो कंपनीज को किराए पर ले लेंगे और वो अपने हिसाब से अपने ज्यादा प्राइवेट सेक्टर से एफिशिएंट एम्प्लॉयज को, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद पब्लिक सेक्टर में इनएफिशिएंसी थोड़ी ज्यादा है, तो वो लाखों एम्प्लॉयज की जिंदगी भी तो खतरे में पड़ गई ना, समझिए सर, एक स्ट्रोक के अंदर देखा जाए तो। जी हाँ, तो इसीलिए पब्लिक सेक्टर का जो मतलब डिसइन्वेस्टमेंट है, या आप कहें कि वो मोनेटाइजेशन है या PPP मोड में किया जा रहा है, उसका अपोजिशन तो बहुत बड़े लेवल पे जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज कर ही रहे हैं। यहाँ तक कि डिफेंस सेक्टर में भी जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने भी बहुत अपोजिशन किया इस सब का, क्योंकि उनको पता है कि धीरे धीरे फिर छटनी होगी, धीरे धीरे उनको निकाला जाएगा। तो जो पब्लिक सेक्टर का जो रोल था एज एन आइडियल एम्प्लॉयर, वो तो प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा, उसी से उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, उसी से वो दिखाएगा कि भाई हमारा प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, पहले प्रॉफिट नहीं आता था इन सारे एसेट्स में। और भी जैसे सोशल ऑब्लिगेशन है क्रॉस सब्सिडी के, जैसे ट्रेन चलती हैं तो वहां पे जो फ्रेट है उससे जो पैसेंजर ट्रैफिक को फिर जो सब्सिडाइज किया जाता था, तो वो सारी चीजें हैं, वो सारी तो होंगी नहीं। और इसीलिए मेरा मानना है कि प्रॉफिट तो बढ़ ही जाएगा प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि सोशल ऑब्लिगेशन काट दें तो वो एक्स्ट्रा जो पैसा है वो जो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ जाएगा। पर उससे जो समाज है, समाज में बड़ी परेशानी आएगी। जैसे आपने सही कहा कि जो पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं, जब उनका एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, खासकर आज के समय में जबकि रिकॉर्ड हाई अनएम्प्लॉयमेंट है देश में, ऐसे समय में और अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो उससे परेशानी होगी, उससे डिमांड गिरेगी, और जब डिमांड गिरेगी तो फिर जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होगी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होगा तो इन्वेस्टमेंट और गिर जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस समय ये सप्लाई साइड नीतियां सही नहीं है, इस समय हमें डिमांड साइड पॉलिसीज की जरूरत है, और उसकी तरफ जाना जरूरी है, ना कि इस तरफ। बिल्कुल आपने सही कहा। नयन भाई, आपके पास आते हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। अब डिस्प्यूट्स तो होंगे, जब इतने बड़े पैमाने के ऊपर आप मोनेटाइजेशन कर रहे हैं, एसेट्स को हैंड ओवर कर रहे हैं, और फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन प्लेस नहीं है, और कोई भी जिसको DRM कहा जा रहा है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, वो इन प्लेस नहीं है। ऐसे में आपने इस साल के लिए 88,000 करोड़ का, 88,000 करोड़ का ये मोनेटाइजेशन का एक अमाउंट रखा है, और नेक्स्ट ईयर का 1,62,000 करोड़ का है। आप बिना DRM के कैसे इसको एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई कैसे हैंडल करेंगे जब इसमें सारी चीजें निकलेंगी? क्या फिर से मिनिस्ट्री बीच में आएगी,
क्या फिर से कुछ उनके जो सरकारी विभाग हैं वो बीच में आएंगे और चीजों को बाधित करने की कोशिश करेंगे? मैं समझ रहा हूँ दिनेश भाई कि सरकारी लोग तो आएंगे नहीं बीच में, क्योंकि सरकारी लोगों के साथ तो डिस्प्यूट हुआ है, क्योंकि सरकार कह रही है आप ये करें, अग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है। प्राइवेट सेक्टर जो कि इसको चला रहा है वो बोल रहा है नहीं हम इसको ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। इसलिए सरकार के साथ जो उनकी बहस जद्दोजहद यदि सॉल्व नहीं हो रही है तभी मैं उसको डिस्प्यूट बोलता हूँ। पर उसके बाद जो आपने कहा है वो बहुत सही है कि भाई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक मैकेनिज्म हो। वो इसलिए हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो कोर्ट्स है ऊपर से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, नीचे से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, ऊपर तक, वो केसों से लदी हुई है, उनके पास जजेस कम है। तो यदि हर डिस्प्यूट को लेके मुझे कोर्ट में जाना हुआ तो कोर्ट्स भी और तिलमिला जाएगी और जस्टिस डिलेड डेफिनेटली वुड बी जस्टिस डिनाइड। तो इसीलिए जो तीनों सेक्टर, मैं समझ रहा हूँ कि सरकार को आपने जो कहा है वो बहुत जरूरी है कि रोड, रेल और पावर सेक्टर में यदि डीमोनेटाइजेशन का हमारा इतना प्लान है तो स्पेसिफिकली इस चीज को एड्रेस करने के लिए हमको क्विकली, और इसमें कहाँ कोई टाइम लगने वाला है, आप यदि कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्रिएट करना चाहते हैं जो कि क्वासी जुडिशियल इन नेचर हो तो उसको, और तब तक जब तक वो ना हो तब तक आप यदि आर्बिट्रेशन, जैसे आपने कहा भाई एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, तो मैं समझ रहा हूँ उसका सोल्यूशन ये है कि आप यदि क्लियर प्रावधान रखें कि भाई ये वेट लीज होगी, और वेट लीज का मतलब ये है कि आप एम्प्लॉयमेंट के साथ कोई भी छेड़खानी 15 साल तक नहीं कर सकते। अब उसके बाद आपका प्रॉफिट कैसा होना है, क्या होना है, वो अपनी बिड में आप इसको इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा। और प्रोफेसर साहब का जो कहना था कि उसके कारण जो एक उनका अनयूजुअल प्रॉफिट सोशल ऑब्लिगेशन को नजरअंदाज करके हो सकता है, वो भी हम लोग उसको एड्रेस कर लेंगे कि भाई ये सोशल ऑब्लिगेशन के बाद आपको एफिशिएंसी और सिर्फ एफिशिएंसी के द्वारा हायर प्रॉफिट अपने लिए जनरेट करना है, ना कि ऑब्लिगेशन नहीं करोगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। इसमें कहाँ कोई आपकी एफिशिएंसी हुई? आपकी एफिशिएंसी तब है जबकि आप ये सब जो काम सरकार करती थी वो करे, उससे कम दाम में करे, मोर एफिशिएंटली करे। और उसके बाद यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो मैं समझ रहा हूं कि इसका मैकेनिज्म बिल्कुल होना चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि ये चैनल के द्वारा, कहीं टीवी माध्यम के द्वारा ये बात उन तक पहुंचेगी और क्विकली ये 3 सेक्टर में जहां की 2/3 काम होना है वहां की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बिल्कुल फुल प्रूफ तरीके से बन जाएगी। इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा नयन भाई, मैं जो माइनिंग क्षेत्र के अंदर जो समस्याएं अभी आ रही हैं और कैप्टिव माइनिंग की भी जो मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, सरकार अभी से इनके एक तरह से क्या कहते हैं ना कि डिस्प्यूट्स के अंदर एम्ब्रॉयल है और उसको हैंडल नहीं कर पा रही है। और हालात ऐसे हैं कि जहां हिंदुस्तान एक कोल रिच कंट्री है और हम इतनी भारी मात्रा के अंदर कोल इंपोर्ट करते हैं आज की तारीख में, तो अगर वहां पे इस किस्म के डिस्प्यूट्स इतने वास्ट स्केल पर चल रहे हैं तो हम कैसे उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में ये सारे डिस्प्यूट्स बाकी क्षेत्रों में भी बढ़ेंगे नहीं? हो ही सकता है, जैसे आपने कहा अभी तो सरकार अपने हिसाब से ये असेट चला रही है, तो यदि सरकार खुद अपनी पावर ट्रांसमिशन लाइन है वो खुद ही पावर ढोती है तो उनको किसी प्राइवेट सेक्टर के साथ उलझने की कोई बात नहीं है। अब अभी ये जो होने वाला है उसमें सरकार की ओनरशिप रहेगी, तो जो ट्रांसमिशन लाइन है वो सरकार की ओनरशिप में होगी और चलाएंगे ये, और पावर ढोने के लिए जो भी एक चार्ज है वो सरकार को दे देंगे फॉर हैविंग गिवन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर विच वुड क्रिएट कैश फ्लोज। तो इसमें इतने प्रावधान होंगे कि डिस्प्यूट होने की सबसे ज्यादा संभावना है। यदि एक पार्टी ओनर है, एक ही पार्टी चलाती है, तो ऑब्वियसली डिस्प्यूट कहाँ से होगा। पर यदि आप समझते हैं कि ये तीनों सेक्टर में असेट की ओनरशिप एक के पास है, चला रहा है दूसरा, सोशल ऑब्लिगेशन है, स्टेक होल्डर्स बढ़ रहे हैं, साथ में यूजर्स भी है, एम्प्लॉइज भी है। एक फ्रांस में मैं था तो मैं देख रहा था कि प्राइवेटाइजेशन के टाइम पे 25 एम्प्लॉइज थे, उन्होंने खुदकुशी कर ली, और उसका केस मैं पढ़ रहा था। तो आपने कहा कि प्राइवेटाइजेशन का जो भी मसला होगा, जब यदि आपकी मैनेजमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास जाएगी और आप वेट लीजिंग का प्रावधान नहीं रखेंगे तो वो तो पहले ही एम्प्लॉय कम कर देंगे, क्योंकि उनके जो एफिशिएंट एम्प्लॉय है और 2 एम्प्लॉय से वो 4 का काम कराएंगे। वो तरीके की जो एफिशिएंसी है जो कि हमारे सोशल पर्पस से थोड़ी अलग है, उसको हम लोगों को हैंडल करने का बिल्कुल क्लियर
अपने एग्रीमेंट में, अपने कंसेशन एग्रीमेंट में, लीज एग्रीमेंट में और बीड प्रोसेस जो हमारी हो रही है उसमें ये क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है, ताकि डिस्प्यूट कम हो। पर उसके बाद भी डिस्प्यूट होने की संभावना है, क्योंकि अब 2 पार्टीज इन्वॉल्व होने वाली है, बाकी के 5 स्टेक होल्डर्स है। तो ये सबका इंटरेस्ट ध्यान में रखने के लिए आपने जैसे कहा एक क्लियर कट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म अपने जगह पे हो, वो बहुत ही एक जरूरी बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रोफेसर अरुण कुमार जी के पास चलते हैं। प्रोफेसर साहब, भारत में जब भी योजनाएं बनती हैं तो कहीं ना कहीं संसद बीच में आती है, और संसद का एक ये कह सकते हैं कि चर्चा होती है। वहां पर विषय जो होते हैं कमेटीज के पास ही भेजे जाते हैं, अलग अलग कमेटीज होती हैं। जब इतनी बड़ी प्लानिंग बनती है तो क्या सरकार को इसकी चर्चा भी नहीं करनी चाहिए संसद में? उनके साथ बात भी नहीं करनी चाहिए कि इतने ग्रैंड स्केल पे हम 6 लाख करोड़ की एक सबसे बड़ी स्कीम लेके आ रहे हैं, तो क्या संसद में संसद सदस्यों के साथ में इस मुद्दे के ऊपर कुछ चर्चा हो जाए, कोई बातचीत हो जाए? क्या सरकार ये भी उचित नहीं समझती है प्रोफेसर साहब? देखिए, ये बात सही है कि कोई भी नीति है सरकार की तो वो चर्चा में तो आनी चाहिए, क्योंकि तभी ट्रांसपेरेंसी होगी, तभी जो सारे मुद्दे हैं वो सामने आएंगे। पर लेकिन ये पैंडेमिक के सहारे इस समय सरकार वो कर रही है जो उसके मन में था 2014 से करने का। जैसे मैंने कहा, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, यानी कि जैसे कि फार्म बिल्स आ गए, लेबर कोड में चेंजेस आ गए, फिर आपने प्राइवेटाइजेशन का मूव जो आत्मनिर्भर भारत है उसमें कह दिया कि किसी भी सेक्टर में एक से ज्यादा पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं होगा, बाकी मतलब प्राइवेटाइज हो जाएंगे। इस सब पे चर्चा नहीं हो रही है, और ये पैंडेमिक का एक सहारा लेके सरकार अपनी नीतियों को पुश कर रही है। और ये मुझे लगता है कि एक प्लान है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, यानी कि कुछ बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट, जैसे कि साउथ कोरिया में हुआ कि बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हो जाएंगे। तो जैसे आपने देखा पिछले सालों में, वैसे ही चाहे जैसे पोर्ट्स हैं उसमें कंसंट्रेशन हो रहा है, एयरपोर्ट्स हैं उसमें कंसंट्रेशन हो रहा है, टेलीकॉम है उसमें कंसंट्रेशन हो रहा है। तो कोशिश ये है कि जो कंसंट्रेशन हो जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां बन जाए, पर ये जो कंसंट्रेशन होगा इससे असमानता बढ़ेगी, इस असमानता से और तरह की परेशानी आएगी। और इसलिए वो पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि वो क्लियर जो विजन जो है कि वहां पे एक ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते कि सब में जो कोई बवाल उठे, कोई मतलब ऑपोजिशन हो। तो ऑपोजिशन कम करने का सबसे बढ़िया तरीका कि आप चर्चा में ही इसको न लाएं, आप इसको सीधे सीधे जो इम्प्लीमेंट कर दें, क्योंकि कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि आप इसको पार्लियामेंट में लेके आए तभी ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये सरकार की एक मंशा है इस समय, कि इस समय हम इसको पुश करें। जैसे कि फार्म बिल पे भी पहले ऑर्डिनेंस ले आए थे, फिर उसको जिस तरह से पास किया गया पार्लियामेंट में, आपने देखा जहाँ पे कि इतने करोड़ों फार्मर्स के इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, उस पर क्या डिस्कशन हुआ हमारे पार्लियामेंट में, और उसको पुश किया। और इसीलिए आज फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेबर भी प्रोटेस्ट कर रहा है लेबर कोड के खिलाफ, उस पर भी कोई खास जो है वो चर्चा नहीं हुई। तो यहाँ पे ये तो एक ऐसी चीज है जिसमें कि पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज तो कम है, फार्मर्स जो मतलब इनकी संख्या इतनी ज्यादा है, वहां पे नहीं हुआ। तो इसलिए ये सरकार की जो नीतियां हैं वो इस समय वो डिस्कस नहीं करना चाह रही, सिर्फ उसको पुश करना चाह रही है। नयन भाई, मैं आखिरी सेगमेंट पे आता हूं, और इस पूरी स्कीम के अंदर 12 मंत्रालय हैं जिनके एसेट्स सब इन्वॉल्व रहेंगे, और यहाँ पर 12 की 12 मिनिस्ट्री, आप सोचिए कि पर्दे के पीछे से काम करती रहेंगी। मैं आपको बताऊं सरकारी विभाग कैसे काम करते आए हैं वो हम सबको ज्ञात है। तो ये 12 मंत्रालय और कुछ और मंत्रालय भी इसमें, हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री भी, और बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय भी, उसको एक तरह से कहा जाए एक ऑब्जर्वर के तौर पर उसको मॉनिटर करते रहेंगे। ये सरकारी जो नियंत्रण है, क्या आपको लगता है कि प्राइवेटाइजेशन होके वो समाप्त हो जाएगा? उनको उतनी आज़ादी रहेगी कि वो खुलकर अपना व्यापार कर सकें, और कहीं ना कहीं वो जो बंदिशें ऊपर से आती हैं, जो जंजीरें होती हैं जकड़न में उनको ले लेती हैं, तो उससे मुक्त हो पाएंगे क्या? देखिए, प्राइवेट सेक्टर ने सरकार के साथ जो जो काम किया है वो उनको थोड़ा सा एक एक्सपर्टीज बन गया है कि सरकार के साथ कैसे डील करना। तो वो 15 मिनिस्ट्री से भी डील करती है। देखिए, ऐसे समझिए कि कुछ एक कंपनीज है इंडिया की जो कि NHAI के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ रोड के लिए बहुत सालों से काम कर रही है। तो उनमें एक अनुभव है और उनमें एक एक्सपर्टीज है कि सरकारी डिपार्टमेंट से कैसे डील करना। और मैं समझ रहा हूँ कि क्योंकि ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है तो ये थोड़ी सी अनसर्टेनिटीज और कम हो जाएगी।
और इसमें इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि यदि पेंशन फंड वगैरह भी इन्वॉल्व हो पाएंगे, क्योंकि इसमें सरकार से मैं समझ रहा हूँ कि इसकी जो आपने कहा वो बहुत ही जड़ की बात है कि यदि सरकार कंट्रोल नहीं छोड़ेगी तो प्राइवेट सेक्टर को ये देने का कहाँ कोई पॉइंट है। प्राइवेट सेक्टर के हाथ खोलिए, उनको काम करने दीजिए। जो प्रोफेसर साहब ने कहा वो एक आप जरूर प्रावधान रखिए ताकि वो अननेसेसरी प्रॉफिटियरिंग ना हो और अनड्यू प्रॉफिटियरिंग या अनरियलिस्टिक या अनरीजनेबल लोगों को लूट के प्रॉफिट ना हो। प्राइसिंग के तौर पे भी उन पे जो भी सोशल ऑब्लिगेशन, क्योंकि देखिए हम बात कर रहे हैं सड़कों की, हम बात कर रहे हैं रेलवे की, हम बात कर रहे हैं पावर सेक्टर की, तो ये सब जो है वो एक सोशल पर्पस के साथ करी गई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है और उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से या सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी से ही नहीं देखा जा सकता। उसमें सरकार के प्रति जो उनका दायित्व है, लोगों के प्रति उनका दायित्व है, जो एक कम टोल पे सरकार के द्वारा जो सड़क बनाई गई है वो बराबर मेंटेन हो और जो मैं और आप चले तो हम लोग उस रोड को कंफर्टेबल पाएं और उसका जो टोल है वो हमारे कहीं छाती पे न लगे कि ये बहुत ही ज़्यादा हो गया, वो सब इंश्योर हो और एफिशिएंसी के द्वारा इसमें कोई एक सेक्टर में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े तो ये बिल्कुल प्रयोग जो है वो ठीक चलेगा। पर यदि प्रॉफिटियरिंग हो, यदि आपने जैसे कहा सरकार यदि इस पे एक्सेसिव कंट्रोल रखे तो जो पर्पस से ये किया गया है वो पर्पस डिफीट हो जाएगा, चाहे वो रोड हो, रेल हो या पावर हो। इसमें उनका सोशल ऑब्लिगेशन प्लस रीजनेबल प्रॉफिट ये दोनों को मिक्स करके और उनके हाथ खुले छोड़ के, ताकि सरकार प्रॉक्सी तरीके से न चलाएं, प्राइवेट सेक्टर को ये चलाने दे। ये सब जो चीजें हैं वो इसमें इनकॉर्पोरेट करे, तभी ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। और बिल्कुल आखिरी टिप्पणी लूंगा प्रोफेसर साहब से विदा लेने से पहले कि बहुत बड़ी स्कीम है तो ये पाइपलाइन कहीं एक पाइप ड्रीम के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हमारे भारत के अंदर कहीं ना कहीं असफल नहीं कहूँगा तो सफलता से दूर रही हैं, मैं ये कहूँगा। तो क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसे चांसेस प्रोफेसर साहब हो सकते हैं कि ये पाइप ड्रीम में कन्वर्ट हो जाए? संभावना तो है, लेकिन मंशा तो पूरी है सरकार की कि प्राइवेट सेक्टर में जब पास ऑन कर दे और वहाँ पे मोनोपोलीज क्रिएट हो जाएं। और जैसे कि नयन जी ने कहा कि वो प्राइसिंग पे और ये से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे निर्भर करेगा। अब हमने देखा जहाँ रेगुलेशन होता भी है तो वहाँ पे उसको कहा जाता है गोल्ड प्लेटिंग। गोल्ड प्लेटिंग मतलब अपना आप कैपिटल कॉस्ट बढ़ा के दिखा दीजिए तो फिर आपका जो है वो प्रॉफिट कम दिखेगा उसमें, तो गोल्ड प्लेटिंग भी होती है। और इंडिया में तो आपने देखा है कि जब प्राइवेट सेक्टर किसी सेक्टर में घुसता है तो पब्लिक सेक्टर को पहले फेल कराता है। जैसे कि दिल्ली में जब MTNL था तो उस समय जब प्राइवेट कंपनियां आई तो हर हफ्ते सुनने में आता था कि 1 किलोमीटर की लाइन चोरी हो गई, 5000 लाइन डेड हो गई, तो फिर लोग शिफ्ट कर गए MTNL से दूसरे उसमें। तो ये सब होगा तो मुझे लगता है कि जो फेल हो या ना हो पर जो बाकी पब्लिक सेक्टर है उसके खतरा और बढ़ जाएगा, वहां पे आगे आके प्राइवेटाइजेशन और होगा। और ये जो स्कीम्स हैं इससे पब्लिक में क्या जो होगा और पब्लिक सेक्टर के जो आपके एम्प्लॉयज हैं वहां पे मुझे लगता है कि एक जो हो सकता है कि परेशानी हो, क्योंकि वहां पे अगर प्रोटेस्ट बहुत बढ़ जाएगा तो उसका असर होगा। जैसे कि फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो अगर ये जो एम्प्लॉयज भी प्रोटेस्ट करेंगे तो देश में एनवायरनमेंट जो है इन्वेस्टमेंट का वो और गड़बड़ा जाएगा। तो ये इन मैक्रो वजहों से शायद ये प्रॉब्लम्स आए, पर मुझे लगता है कि मंशा तो पूरी है सरकार की कि वो दे दे इन एसेट्स को और प्राइवेट मोनोपोलीज क्रिएट कर दे इन सेक्टर्स में। तो सरकार की तरफ से मुझे लगता है परेशानी नहीं होगी, लेकिन पब्लिक अगर पब्लिक उठ खड़ी हुई कि आप इस तरह से ये नहीं कर सकते हैं, बिना चर्चा किए, बिना ट्रांसपेरेंसी लाए, बिना रेगुलेशन किए, बिना प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट जब डिवाइस किए, क्योंकि अब 400 को आप जब वो करेंगे मोनेटाइज 400 प्रोजेक्ट्स को तो हर एक के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट चाहिएगा। रोड का कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं हो सकता जो पावर का है, पावर का कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं हो सकता जो स्टेडियम का है, स्टेडियम का कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं हो सकता जो रेलवेज का है। तो हर एक के लिए एक अलग कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, नहीं तो डिस्प्यूट बहुत होंगी, है ना। और डिस्प्यूट्स में भी सरकार जो अगर वीक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी तो हर जगह सरकार हार जाएगी और फिर वो पब्लिक का नुकसान होगा। तो इसलिए जो अड़चने आएंगी वो मैक्रो लेवल पे नहीं आएंगी, और मुझे लगता है कि पब्लिक के लेवल पे अड़चने आ सकती है। बिल्कुल सही कहा। और दर्शकों, दरअसल राह तो कठिन है, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे तो शायद रास्ता निकल भी आए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ दर्शक मित्रों हम आपसे लेंगे विदा और शुक्रिया अदा करेंगे अपने मेहमानों का, प्रोफेसर अरुण कुमार जी का और नयन पारिक जी का, कि उन्होंने कीमती वक्त निकाला, हमारे साथ आए। तो दर्शकों हमें दीजिएगा आज्ञा। और हाँ,
इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में न्यूज़ टाइम दिनेश के वोरा को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वहाँ जाइएगा, लिंक नीचे दिया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ नए मुद्दे के साथ। जी हाँ, शुक्रिया आपका, धन्यवाद।